अब आगे हम इस वीडियो लेक्चर में समसूत्री विभाजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने माइटोसिस की जनरल जो फेजेज होती हैं मुख्य रूप से 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, उनके बारे में डिस्कशन किया था। अब आता है समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। समसूत्री विभाजन पेरेंटल सेल्स की नई प्रतिलिपि बनाती है तथा जिसमें जीनोटाइप फिनोटाइप की दृष्टि से दोनों डॉटर सेल्स के समान होती है। स्ट्रेसबर्गर ने 1870 में प्लांट सेल्स का, फ्लेमिंग 1882 में एनिमल सेल्स में ऑब्जर्वेशन किया। इस दौरान होने वाले गुणसूत्रों के व्यवहार का अध्ययन डार्लिंगटन ने किया। इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य आनुवंशिकी पदार्थों की पुनरावृत्ति होने एवं इस नवनिर्मित डीएनए को आनुवंशिकी रूप से रिफ्लेक्शन ऑफ डीएनए जो कि 2 समान कोशिकाओं में विसंयोजन यानी कि सेग्रेशन से होता है। समसूत्री विभाजन को हम 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। फर्स्ट आता है पी यानी प्रोफेज। प्रोफेज के अंतर्गत इस प्रावस्था में गुणसूत्र पतले तंतु में अकुंडलित दिखाई देते हैं। यह प्रावस्था अन्य प्रावस्थाओं की तुलना में अधिक लंबी होती है, अर्थात अधिक लंबे समय तक चलती है। इस प्रावस्था में आगे चलकर गुणसूत्र छोटे व कुंडलित अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रावस्था में महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि इसमें प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में 2 समान सिस्टर क्रोमेटिड में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र की इस प्रकार बनी दोहरी यानी कि लेट प्रोफेज में स्पष्ट हो जाती है। उस प्रावस्था में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड केवल सेंट्रोमियर अथवा काइनेटोकोर पर ही परस्पर जुड़े रहते हैं और लेट प्रोफेज स्टेज में केंद्रक कला केंद्रिका दोनों अदृश्य हो जाते हैं। सेंट्रियोल का विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना तथा सेंट्रियोल से एस्टल रेज का बनना में जो इसकी प्रोफेज अवस्था है उसके मुख्य लक्षण है। जैसा कि हम इसमें 4 प्रोफेज के हम 4 प्रावस्थाओं इसका जो चित्र बना, ईयरली प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन इन G1 फेज दिख रहा है। ईयरली प्रोफेज में मिडिल प्रोफेज में स्पाइंडल का निर्माण हो जाता है। फिर लेट प्रोफेज में ये अलग अलग ध्रुवों की ओर स्पाइंडल जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और प्रो मेटाफेज, फिर इसके लेट प्रोफेज से स्टार्ट, फिर प्रो मेटाफेज आ जाती है। अब आती है सेकंड प्रो मेटाफेज या मेटाफेज प्रावस्था। इसको लेट प्रोफेज या ईयरली मेटाफेज पर स्पाइंडल नलिकाएं दिखाई देने लगती है तथा तुर्क तंतुओं का प्रकट होना। इसमें गुणसूत्र सक्रिय रूप से गतिशील हो जाते हैं जिससे वे विश्ववत रेखा पर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि सेंट्रोमियर विश्ववत रेखा की ओर तथा भुजाएं ध्रुवों की ओर होती है। गुणसूत्रों का अधिक छोटा सघन होना हो जाता है तथा सेंट्रियोल में 2 भागों में विभाजित हो जाता है जो तुर्क निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर स्पाइंडल फाइबर्स का निर्माण करती है। प्लांट्स में सेंट्रियोल का अभाव होता है। जैसा कि हम ये चित्र में बता रहे हैं कि बीच में इसमें क्रोमोसोम्स है ये, और ये जो कि इनके ये क्रोमेटिड से जुड़े रहते हैं और इनका बीच का जो भाग होता है और सेंट्रोमियर कहलाता है। और ये स्पाइंडल फाइबर्स हैं और सेंट्रियोल, और ये जो 2 विपरीत ध्रुवों की ओर होते हैं ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम होते हैं। अब आता है इसकी थर्ड फेज एनाफेज। यह प्रावस्था
सबसे छोटी प्रावस्था होती है। सेंट्रियोल का प्रत्येक गुणसूत्र में विभाजन होता है तथा स्पाइंडल फाइबर्स जो क्रोमेटिड से जुड़े रहते हैं में संकुचन आरंभ हो जाता है, अतः विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। यह क्रिया टीलोकाइनेसिस कहलाती है। प्रत्येक गुणसूत्र VJI आकृति ग्रहण कर लेता है। इन्हें क्रमशः मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक तथा एसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों की भुजाएं समान होने पर इसे हम आइसोब्रैंकियल यानी कि समभुजीय कहते हैं तथा गुणसूत्रों की भुजाएं असमान होने पर हेट्रोब्रैंकियल यानी कि विषमभुजीय गुणसूत्र कहते हैं। एनाफेज में गुणसूत्र अपने अपने गुणसूत्र बिंदुओं की स्थिति के अनुसार अपनी अभिलाक्षणिक आकृति यानी करैक्टरसिटी शेप धारण कर लेते हैं। क्रोमोमियर विभाजित हो जाता है और दोनों क्रोमेटिड दो पुत्री कोशिकाओं में पृथक हो जाते हैं तथा पुत्री गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं तथा पुत्री कोशिकाओं के सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर तथा इनकी भुजाएं विषुवत रेखा की ओर होती है। एनाफेज के दौरान क्रोमेटिड का पृथक होना, जैसा कि हमें चित्र में बता रहे हैं कि क्रोमोसोमल फाइबर्स है और ये क्रोमेटिड है और ये डॉटर क्रोमेटिड में दो अलग अलग दो क्रोमेटिड डॉटर क्रोमेटिड में विभाजित हो जाती है और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग विपरीत ध्रुवों की ओर चली जाती है। अब फोर्थ स्टेज आती है इसकी टेलोफेज प्रावस्था। टेलोफेज प्रावस्था में ये माइटोसिस की अंतिम प्रावस्था होती है। इसमें प्रोफेज के विपरीत क्रियाएं संपन्न होती है और गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर दो समूह बना लेते हैं। गुणसूत्रों में कुंडलन खुलना आरंभ हो जाता है तथा क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका पुनः दृष्टिगत हो जाते हैं। ये इसके अंदर ये क्रोमेटिन रेटिकुलम है और ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस केंद्रिका और न्यूक्लियर और ये सेंट्रोसोमी यानी कि जो टेलोफेज अवस्था होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका होता है पुनः दिखाई देने लगते हैं।